हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का वीडियो रहेगा जून करंट अफेयर के ऊपर। जून 2022 के सबसे महत्वपूर्ण 250 एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने करंट अफेयर बनाए हैं उन सबको स्पेशली टारगेट किया है पंजाब एग्जाम के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पंजाब के एग्जाम देखें तो उसमें जो बैंक की न्यूज होती है करंट अफेयर की वो बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसी सारी न्यूज मैंने छोड़ दी हैं जो पंजाब एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं आती। एक तरीके के ये वीडियो फिल्टर रहेगी स्ट्रिक्टली टोटली पंजाब एग्जाम को डेडिकेट करके। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। इस वीडियो के अंदर लगभग 250 एमसीक्यू रहेंगे। वीडियो जो होगी वो बाइलैंग्वेज होगी बच्चों। बाइलैंग्वेज का मतलब क्या है? स्टेटमेंट आपको इंग्लिश और पंजाबी दोनों में देखने को मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे। लेते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, और इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? सबसे पहले बूमिंग शब्द का अर्थ होता है बच्चों जब किसी चीज में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है तब उस समय हम लोग बूमिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जियो आने के बाद अचानक से इंटरनेट यूजर में बूम आ गया। नेक्स्ट जो शब्द है वो है गिग। गिग शब्द क्या होता है? ये उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं। फ्रीलांसिंग बोल लीजिए, टेम्परेरी बोल लीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं उन व्यक्तियों के लिए गिग शब्द इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसे किसी तरीके का काम करना अच्छा लगता है। जैसे ही इसे वो काम मिलेगा ये उस काम को करेगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ उसको करने के बाद अपने पैसे लिए और चला गया। ऐसे व्यक्ति जो किसी जगह पर परमानेंट जॉब नहीं करते, कुछ समय के लिए जॉब करते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए गिग इकोनॉमी शब्द इस्तेमाल होता है। यह रिपोर्ट पेश करी है बच्चों नीति आयोग ने। हाल ही में यह रिपोर्ट पेश करी है बच्चों नीति आयोग ने। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर 2020-2021 का डाटा देखा जाए तो लगभग ऐसे 77 लाख लोग हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने गिग इकोनॉमी को अपनाया है। यानी कि जो टेम्परेरी बेस पे, फोन बेस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम करते हैं। एक्स्ट्रा बातें बच्चों आप क्या याद रखेंगे? नीति आयोग का जन्म 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यानी कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। इस समय नीति आयोग के बच्चों जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है सुमन बेरी। वेरी इंपॉर्टेंट, सुमन बेरी। इस समय नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है सुमन बेरी। इसके अलावा इस समय नीति आयोग के जो सीईओ हैं, इससे पहले सीईओ थे अमिताभ कंत। जब ये रिपोर्ट पेश करी थी तब सीईओ थे अमिताभ कंत। अमिताभ कंत का जो टेन्यूर है वो 30 जून को कंप्लीट हो गया है और अमिताभ कंत को रिप्लेस किया है। यानी कि नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं और इन्होंने अमिताभ कंत को रिप्लेस किया है। इसके अलावा पूछा जा सकता है बच्चों नीति आयोग के स्पेशल सेक्रेटरी कौन है? तो इस समय नीति आयोग के स्पेशल सेक्रेटरी हैं के राजेश्वर राव इस समय नीति आयोग के स्पेशल सेक्रेटरी हैं। नीति आयोग के इस समय एडवाइजर की पोस्ट पर कौन है? तो नीति आयोग की एडवाइजर की पोस्ट पर है बच्चों कुंदन कुमार। ये नीति आयोग के एडवाइजर की बेस पर है। तो 4 बातें। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट नीति आयोग ने पेश करी है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था, जिसके वाइस चेयरमैन बच्चों सुमन बेरी हैं। ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने याद रखना है, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं इस समय परमेश्वरन अय्यर और इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? अमिताभ कंत को। अमिताभ कंत का जो टेन्यूर है 30 जून को कंप्लीट हो चुका है। नीति आयोग के स्पेशल सेक्रेटरी कौन है? के राजेश्वर राव। एडवाइजर की पोस्ट पर कौन है? कुंदन कुमार। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, एक चीज मैं एक्स्ट्रा आपको और बताना चाहता हूं
हाल ही में नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट पेश करी है जिसमें यह कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक इंडिया में टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 100% लोगों की पहली चॉइस बन जाएंगे। 100% लोगों की पहली चॉइस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले कौन से ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया है। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, इंग्लैंड वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट और उनका नाम है बच्चों इयान मॉर्गन। ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे यानी कि लेफ्टी खेलते थे और इन्होंने हाल ही में सारे इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ली है। इन्हीं की कैप्टेंसी के अंदर 2019 में इंग्लैंड ने पहली बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इन्हीं की कैप्टेंसी के अंडर इंग्लैंड ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 2019 के अंदर, जिसका फाइनल मैच लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौवलूर कृष्णकुट्टी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे? बच्चों, जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है या मृत्यु होती है या ओबिचुरी होती है तो हमेशा ये पूछते हैं कि मरने वाला जो व्यक्ति था वो किस फील्ड से जुड़ा हुआ था। ठीक है जी। तो चवलूर कृष्णकुट्टी जो थे जाने माने राइटर भी थे, लिरिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। ये ज्यादातर मलयालम एक ऐसी भाषा है जो केरला और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है, उसमें लिखना और पढ़ना पसंद करते थे। तो इसका आंसर आएगा बच्चों डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है डाक कर्मयोगी जो एक ई लर्निंग पोर्टल है, इसे किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले डाक कर्मयोगी जो है इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला एक पोर्टल है। इसे लॉन्च किया है इंडिया के कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अब देखिए इस क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा बातें क्या याद रख सकते हैं। सबसे पहले अनुराग ठाकुर के ऊपर आइएगा। अनुराग ठाकुर जो है इस समय इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, प्लस यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर भी हैं। अनुराग ठाकुर जो है प्यारे बच्चों इस समय इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। निर्मला सीतारमण के पास इस समय केंद्र में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यानी कि वित्त मंत्रालय है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें मनसुख मंडाविया की, तो मनसुख मंडाविया के पास प्यारे बच्चों इस समय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 1, डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल एक तरीके की वेबसाइट होंदी है। इन्हां विचों किने लॉन्च की है? तो इन्हां विचों लॉन्च की है अश्वनी वैष्णव ने, जो कि इंडिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने। नेक्स्ट, अनुराग ठाकुर कोले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्ट्री हैगी है। निर्मला सीतारमण इस समय इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने। मनसुख मंडाविया इन्हां कोले इस समय इंडिया दी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री भी है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी है। ये गल्लां याद रखनियां ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पूछा गया है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? तो बच्चों वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे 30 जून को मनाया जाता है। छोटा क्वेश्चन है पर पूछ सकते हैं। वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे, विश्व एस्ट्रॉयड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 30 जून को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जून मंथ के जो सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें एक ही जगह पर हमने इकट्ठा कर लिया। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा बच्चों, डेज के ऊपर जो क्वेश्चन है 3 तरीके से आता है। एक तो डायरेक्ट आपसे डे पूछ लेंगे, ठीक है, कि वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? आपने कहा 30 जून को मनाया जाता है। या फिर आपको उस डे की थीम पूछ लेंगे कि जब ये डे मनाया गया उस दिन उसकी थीम क्या थी। या फिर आपको उसका कारण पूछ लेंगे कि भाई ये जो डे मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है।
तो जिस डे के प्रति जो भी जरूरी बातें होंगी मैं खुद बताऊंगा, एक्स्ट्रा आपको अपने दिमाग से कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहला दिन है बच्चों ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है 1 जून 2022 को। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है बच्चों 1 जून 2022 को। नेक्स्ट है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है बच्चों 1 जून को, यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स एंड वर्ल्ड मिल्क डे दोनों 1 जून को मनाए जाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सबसे इंपॉर्टेंट है, पंजाब के पेपरों में बहुत बार रिपीट होता है, यानी कि विश्व वातावरण या विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। साथ में कृपया करके इसकी थीम जरूर याद रखनी है, ओनली वन अर्थ, यानी कि यहां पर संदेश देने की बात कही गई है कि भाई इन्वायरमेंट को बचाइए, आपके पास एक ही अर्थ है। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे, डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून को। साथ में कृपया करके इनकी थीम याद रखिएगा, रेविटलाइजेशन कोलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। रेविटलाइजेशन कोलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चों से जो मजदूरी करवाई जाती है, विश्व में आपको एक मैसेज भेजना है कि भाई हम उसके अगेंस्ट हैं। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है 12 जून को। और इस साल इसकी बच्चों थीम क्या है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। नंबर 1 1 जून को बच्चों 2 दिन मनाए जाते हैं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सुपर इंपॉर्टेंट 5 जून को। साथ में अपने को इसकी थीम भी याद रखनी है, थीम क्या है, ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को, इसकी भी थीम याद रखनी है, रेविटलाइजेशन कोलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। मुझे पता है इन सारी बातों को याद रखना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखी होगी, तो बच्चों एग्जाम में मैं आपको गारंटी देता हूं ऑप्शन पढ़ के आपको याद आ जाएगी। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट डे है बच्चों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है बच्चों 14 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि यहां पर एक मैसेज दिया गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है आपको डोनेट करना चाहिए। और इस साल का इसका स्लोगन था डोनेटिंग ब्लड इज ए एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव द लाइव्स। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। अगर पंजाब के साथ साथ आप बैंक के पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत बार आया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। बच्चों रेफ्यूजी कौन होते हैं, ऐसे लोग जो पॉलिटिकल कारणों की वजह से, यानी कि राजनीतिक कारणों की वजह से या सिविल वॉर की वजह से, इन शॉर्ट में कहें जो बिना अपनी मर्जी से, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है और किसी दूसरे देश में टेम्परेरी शरण लेते हैं, उनको रेफ्यूजी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन के लोग जो हैं, यूक्रेन को छोड़कर कोई पोलैंड में जा रहा है, कोई यूरोप में जा रहा है, तो ये टेम्परेरी पोलैंड में जो यूरोप में लोग शरण लेंगे यूक्रेन के, उनको हम लोग रेफ्यूजी कहेंगे। विश्व रेफ्यूजी दिवस मनाया जाता है बच्चों 20 जून 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि योगा जो है पूरी दुनिया को, भारत की देन है, सनातन धर्म की देन है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बच्चों, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और पहली बार इंटरनेशनल योगा डे 2015 में मनाया गया था। तीनों पॉइंट इसके बारे में पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को। पहली बार कब मनाया गया था, 2015 में। इस साल इसकी थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड म्यूजिक डे, यानी कि विश्व संगीत दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों ओलंपिक डे। ओलंपिक डे एक ऐसा दिन जो ओलंपिक्स खेलों से जुड़ा हुआ है। ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है हैशटैग फॉर द मूव फॉर पीस, हैशटैग मूव फॉर पीस।
एक बार इसे बच्चों दोबारा रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे बच्चों 20 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे वेरी इंपॉर्टेंट 21 जून को। वर्ल्ड म्यूजिक डे अगेन 21 जून को। ओलंपिक डे 23 जून को, जिसकी थीम है मूव फॉर द पीस। नेक्स्ट डे है बच्चों 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिक्स डे। स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों आंकड़े, डाटा, आंकड़े, डाटा। अब आप कहेंगे इसका क्या इस्तेमाल होता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेंसस, 2011 की सेंसस। सेंसस क्या देती है? हमें डाटा देती है, और जिससे हमें किसी चीज के ट्रेंड के बारे में पता चलता है। तो नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। और ये याद रखिए ये क्यों मनाया जाता है। ये कमेमोरेट करता है, यानी कि याद करता है, श्रद्धांजलि देता है बर्थ एनिवर्सरी। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अपने समय के एक महान डाटा एनालिसिस्ट हुए हैं, या ये कह लीजिए आंकड़े विज्ञान के बहुत बढ़िया जानकार हुए हैं। क्लियर? इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो आपको इनका जिक्र जरूर मिलेगा। नेक्स्ट 21 जून को बच्चों बनाया जाता है समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक वो दिन होता है जो इंडिया में, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के अंदर, जैसे मान के चलिए दिस इज योर अर्थ, ओके, बीच में से ये इक्वेटर निकल रहा है, ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, तो नीचे क्या हो गया बच्चों? साउथ पोल। तो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून का जो दिन होता है माना जाता है लॉन्गेस्ट डे होता है, खासकर इंडिया और उसके आसपास के मुल्क में। लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली इन इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इज 21 जून। उस दिन हम लोग समर सोलिस्टिक मनाते हैं, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले तो इस पे डबल स्टार लगाइए। हाल ही में भारत के किस राज्य में यूरेनियम का भंडार मिला है? यूरेनियम माइनिंग रिजर्व हैज बीन फाउंड रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम के भंडार का पता चला है? और भंडार भी कोई ऐसा वैसा नहीं, 12 मिलियन टन बच्चों, 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार का पता चला है इंडिया के सबसे बड़े राज्य एरिया वाइज राजस्थान के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से सुनिए। हाल ही में भारत के किस राज्य में यूरेनियम के 12 मिलियन टन भंडार का पता चला है? तो वो है बच्चों राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है रोहिल, राजस्थान में एक जगह है प्यारे बच्चों रोहिल, जिसकी तहसील पड़ती है खंडेला, जिसकी तहसील पड़ती है बच्चों खंडेला, और डिस्ट्रिक्ट है सिक्कर। सिक्कर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना ज्यादा यूरेनियम पाए जाने की संभावना मिली है। ठीक है बच्चों, याद रखना है। इसके अलावा इंडिया में अगर सबसे ज्यादा यूरेनियम कहीं होता है बच्चों तो वो झारखंड में होता है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पर बच्चों यूरेनियम अगर कहीं सबसे ज्यादा होता है तो वो आंध्र प्रदेश में होता है। और अब तीसरे नंबर पर जुड़ गया है बच्चों राजस्थान। तीसरे नंबर पर कौन आ गया बच्चों? राजस्थान। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पर होता है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूरेनियम एट प्रेजेंट है कजाकिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर। और दूसरे नंबर पर वर्ल्ड में बच्चों कनाडा है, और इसी के साथ है तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी किया जाता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो अप्सरा था। तो अप्सरा ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। एक मशहूर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का तारापुरा। तारापुरा इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। टोटल इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बाकी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो फुल फ्लेज वर्क कर रहे हैं
22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस समय इंडिया के माइन यानी कि खनन, माइन एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? तो इस समय इंडिया के माइन एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं प्रमोद जैन। खनन ਅਤੇ पेट्रोल मिनिस्टर इंडिया के केंद्र च कौन बैठे ने? प्रमोद जैन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच 2 कंट्रीज हैव अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप? वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके से ब्रिक्स जो है आने वाले वर्ल्ड फ्यूचर की जो इकोनॉमी है उसे तय करेगा। सबसे पहले ब्रिक 5 देशों का एक ग्रुप है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। अभी तक इसमें जब से ये ब्रिक्स बना है, ठीक है, 5 ही देश इसके मेंबर थे। तो हाल ही में कौन से ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन दिया है ब्रिक्स ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ज्वाइन कर लिया गया है, पर हाँ, उन्होंने ब्रिक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। तो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए बच्चों इंटरेस्ट दिखाया है हाल ही में ईरान एंड अर्जेंटीना नामक 2 मुल्कों ने। ब्रिक्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा बातें याद रखनी है। जो ब्रिक्स है एक्चुअल में सबसे पहली बार ब्रिक्स बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी। ब्रिक्स का जो पहला समिट यानी कि ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था बच्चों। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है शंघाई के अंदर। वो आपको मिलेगा बच्चों शंघाई रिपब्लिक ऑफ चाइना देश के अंदर। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा एक्स्ट्रा बातें, ब्राजील के इस समय जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जियार बोल्सोनारो। मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा, जियार बोल्सोनारो। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिंगपिंग, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है क्रियाल रामाफोसा, ठीक है जी। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उत्तर प्रदेश में है, काशी यात्रा स्कीम शुरू करी है। इस स्कीम के तहत बच्चों लगभग 30,000 तीर्थ यात्रियों को 5,000 रुपए का फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य ने काशी यात्रा नामक स्कीम शुरू करी है जिसके तहत 30,000 तीर्थ यात्रियों को 5,000 रुपए तक का हेल्प दिया जाएगा? तो बच्चों ये स्कीम लॉन्च करी है कर्नाटका ने। ये स्कीम लॉन्च करी है कर्नाटका के। कर्नाटका का जो सीएम है इस समय, जो कर्नाटका के सीएम है उनका नाम है बच्चों बसवराज बोमई। ये इस समय कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटका में इस समय बीजेपी की सरकार है, ठीक है। कर्नाटका में एक फेमस जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कर्नाटका के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके अलावा याद रखिए कर्नाटका के सीएम ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है AYU हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है। हाल ही में कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने एक ऐप लॉन्च करी है जो सेहत से जुड़े हुए डिसीजन लेगी। एक्चुअल में इस ऐप के अंदर आपको तंदुरुस्त बनाया जाएगा थ्रू द योगा। AYU नामक एक हेल्प लॉन्च करी है। इसके अलावा कर्नाटका के अंदर एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है खासकर किसानों के लिए जिसका नाम है फ्रूट्स। सॉफ्टवेयर का नाम है बच्चों फ्रूट्स की एब्रीविएशन याद कर लीजिएगा, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं फिर से बोल देता हूं, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटका के जो नए लोकायुक्त बने हैं बच्चों उनका नाम है BS पाटिल। BS पाटिल को कर्नाटका का नया लोकायुक्त बनाया गया है।
इससे पहले बीएस पाटिल जो थे कर्नाटका हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और हाल ही में इसे कर्नाटका के लोकायुक्त भी बनाया गया है। कर्नाटका के जो गवर्नर हैं बच्चों, उनका नाम है थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, ये कर्नाटका के इस समय गवर्नर है। तो इतनी एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों मुझे कर्नाटका पे याद आ रहा है, वो भी लिख लीजिएगा। कर्नाटका के फॉर्मर जो सीएम है एस.एम. कृष्णा, कर्नाटका के फॉर्मर सीएम एस.एम. कृष्णा इंफोसिस कंपनी के जो फाउंडर हैं, इंफोसिस एक आईटी कंपनी है, एन.आर. नारायण मूर्ति, एन.आर. नारायण मूर्ति, एन.आर. नारायण मूर्ति और इंडिया के फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के पिताजी भी हैं, प्रकाश पादुकोण, इन तीनों व्यक्तियों को हाल ही में कैंपागौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, कैंपागौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड बच्चों क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अवार्ड जो है हाल ही में शुरू हुआ है, लगभग आए मान लो 20 साल ਦੇ लगभग शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू हुए हैं। तब पहला कैंपागौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड एस.एम. कृष्णा जो कि कर्नाटका ਦੇ फॉर्मर सीएम रह चुके ने, एन.आर. नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी ਦੇ आईटी कंपनी है बहुत बड़ी, ਉਹਦੇ फाउंडर ਤੇ फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बच्चों आई होप बच्चों इन्नी की गल ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा गया है, एक इंडेक्स आया है जिसका नाम है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ये इंडेक्स ये बताता है कि दुनिया में कौन से ऐसे शहर हैं जिहड़े सब तो वध रहन योग ने अकॉर्डिंग टू द पीपल, मोस्ट लाइवेबल सिटी कौन सी है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022। और इस इंडेक्स के अंदर नंबर 1 के अंदर जिस शहर को सब तो वध रहन योग माना गया है वो है बच्चों वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। नंबर 2 पे है बच्चों कोपेनहेगन, कोपेनहेगन बच्चों, कोपेनहेगन ये डेनमार्क देश की राजधानी है, याद रखिएगा डेनमार्क मुल्क की राजधानी है, इसे नंबर 2 पे रखा गया है। थर्ड पर 2 सिटीज हैं, एक है कैलगरी और बच्चों और इसके साथ है जूरिच जो है बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन किसे सबसे ज्यादा मोस्ट लाइवेबल सिटी माना गया है? तो नंबर 1 पे है आपके पास वियना, ऑस्ट्रिया मुल्क की राजधानी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जिन्हें फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज कहा जाता है। सर पीएसयूज को क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। आप ये मान लीजिए ये वो कंपनीज हैं जो केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा इनकम देती हैं और ये गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। बहुत बड़ी सरकारी कंपनीज जैसे BHEL, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे भारत की ईवीएम मशीन को डिजाइन किया है, ये BHEL है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये सब PSUs आती हैं और इन PSUs का फादर माना गया था डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। आपसे पूछा गया है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जिन्हें फादर माना गया है, जैसे भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 1970 में बना था। ठीक है, और मारुति सुजुकी जो है उनके लिए भी इन्होंने काम किया है। इनकी मृत्यु हुई है बच्चों 26 जून 2022 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस साल की जो सबसे, इस मंथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्ituaries हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर है के, बहुत ही ज्यादा हंगामा हुआ था। ठीक है जी, कृष्ण कुमार कुन्नत के कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट के दौरान इनका दम घुटने से जो है मृत्यु हो गया। गर्मी थी बहुत ज्यादा वहां पर। बिजनेस टाइकून है
पलौंजी मिस्त्री, इनकी भी मृत्यु हो गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है उसका फील्ड पूछते हैं, तो क्वेश्चन आएगा हाल ही में कृष्ण कुमार कुंथर यानी कि केके की मृत्यु हुई है, ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे? बॉलीवुड से। पलौंजी मिस्त्री बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। मलयालम एक्टर यानी कि केरलाई भाषा के अंदर काम करने वाली टीवी एक्ट्रेस थी अंबिका राव, इनकी भी मृत्यु हो गई है। फ्रीडम फाइटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, इनका नाम है अंजलि पोन्नुस्वामी। 102 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया था। जब इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करी थी तब इनकी उम्र 21 ईयर थी, यानी कि 21 साल थी। सॉरी बच्चों, तो हाल ही में ये इनकी भी मृत्यु हो गई है। अंजलि पोन्नुस्वामी, 102 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। और इंडियन नेशनल आर्मी में 3 आर्मी की ब्रिगेड थी, ठीक है जी, जिसमें एक गांधी रेजिमेंट थी, एक नेहरू रेजिमेंट थी, उसी तरीके से एक झांसी रेजिमेंट थी जो औरतों के लिए थी, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो। अंजलि पोन्नुस्वामी इंडियन नेशनल आर्मी की झांसी रेजिमेंट की एक सोल्जर थी, इनकी भी मृत्यु हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। सोनी कंपनी आपने सुना होगा, सोनी के लैपटॉप आते हैं, पहले फोन भी आते थे, म्यूजिक सिस्टम भी आता है। सोनी के पुराने एक्स सीईओ थे नोबुयुकी, इनकी भी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट, भारत के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग यानी कि लंबी दूरी के जो दौड़ाक थे, जिनका नाम था हरिचंद, इन्होंने अपने समय पर 2 बार ओलंपिक और 2 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, इनकी भी मृत्यु हो गई है। एमिनेंट उर्दू यानी कि उर्दू भाषा में लिखने वाले और उर्दू भाषा के जानकार थे गोपी चंद नारंग, उनकी भी मृत्यु हो गई है। बहुत सारे व्यक्ति उर्दू को इंडिया की भाषा नहीं मानते। मैं आपको बताता हूं कि उर्दू एक्चुअल में इंडिया की भाषा है, इंडिया में उर्दू का जन्म हुआ है। नेक्स्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट एंड हॉकी वर्ल्ड कप विनर, यहां पर भी आपको डबल स्टार लगाना है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है और ऐसी टीम का साथी रहा है, ऐसी टीम का प्लेयर रहा है जिसने हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था, वरिंदर सिंह, इनकी भी मृत्यु हो गई है। अगर आप पूछे सर इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, तो बॉलीवुड सिंगर के, फ्रीडम फाइटर अंजलि पोन्नुस्वामी, सुपर इंपॉर्टेंट, ये पंजाब में नहीं तो किसी ना किसी एग्जाम में तो आपको जरूर मिलेगी, ठीक है जी। ओलंपिक मेडलिस्ट एंड हॉकी वर्ल्ड कप विनर वरिंदर सिंह, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये ऑब्ituरीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा यानी कि न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने हाल ही के अंदर भारत के किस राज्य के एज ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के तौर पर शपथ ग्रहण किया है? तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपना कार्यकाल संभाला है। अब बच्चों कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, आई होप आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो इंडिया में टॉप पोजीशन पे होता है सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 124। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इनके नीचे जो जज काम करते हैं उन्हें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोलते हैं। भारत में लगभग 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाई कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के नीचे जो जज होते हैं उन्हें जजेस ऑफ हाई कोर्ट बोला जाता है। चीफ जस्टिस की जो तनख्वाह होती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो तनख्वाह होती है वो लगभग 2.5 लाख रुपए महीना होती है। और अगर पूछे हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह, चीफ जस्टिस नहीं जजेस की तनख्वाह, तो 2,25,000 रुपए होती है। मैंने बताया आपको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए होती है। हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 2,25,000 रुपए होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह होती है देश के राष्ट्रपति की, लगभग 5 लाख रुपए महीना।
5 लाख रुपए महीना, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया में जून के महीने में, इंडिया में या जितना भी करंट सिनारियो हुआ है जून में, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है आपको याद रखनी है। परमेश्वरन अय्यर, ये पक्का आएगा, डबल स्टार लगा लो। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं किसके? नीति आयोग को, जैसा मैंने पहले भी बताया, और इन्होंने अमिताभ कंत को जो है रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, तपन कुमार देका नए डायरेक्टर जनरल बने हैं आईबी के, यानी कि इंटेलिजेंसी ब्यूरो के, डबल स्टार अगेन, सुपर इंपॉर्टेंट। आईपीएस ऑफिसर हैं दिनकर गुप्ता, जो पहले डीजीपी भी रह चुके हैं पंजाब पुलिस के अंदर। इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सुपर इंपॉर्टेंट अगेन। नितिन गुप्ता नए चेयरमैन बने हैं सीबीडीटी के, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। समंत कुमार गोयल अगेन इंपॉर्टेंट है भाई। पांचों अपॉइंटमेंट जो इस स्लाइड पे हैं, पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है। समंत कुमार गोयल, इन्हें रीअपॉइंट यानी कि दोबारा से नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, चीफ ऑफ रॉ के तौर पर रीअपॉइंट किया गया है। फिर से एक बार देखते हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है बच्चों। परमेश्वरन अय्यर सीईओ बने हैं नीति आयोग के, अमिताभ कंत को रिप्लेस किया है। तपन कुमार देका नए डायरेक्टर जनरल बने हैं आईबी के, इंटेलिजेंसी ब्यूरो के। आईपीएस ऑफिसर दिनकर गुप्ता, जो इससे पहले पंजाब के डीजीपी भी रह चुके हैं, इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। नितिन गुप्ता, जो कि नए चेयरमैन बने हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के। समंत कुमार गोयल रीअपॉइंट किए गए हैं चीफ ऑफ रॉ के तौर पर। आई होप बच्चों आपको ये सारी अपॉइंटमेंट समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है बच्चों स्वरूप कुमार साहा, इन्हें अपॉइंट किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के हेड के तौर पर। इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है एसएल थेसॉन, इन्हें नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एसएसबी का, यानी कि सशस्त्र सीमा बल का। ए मनी मेकली ये अपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक के एमडी। छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, पंजाब के पेपर में बैंक की न्यूज बहुत कम आती है। आलोक कुमार चौधरी, इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एसबीआई का, ये याद रख लो। बीएस पाटिल, पहले भी बताया है, लोकायुक्त बने हैं किसके? कर्नाटका के। एनजे ओझा, ये इंपॉर्टेंट है, एनजे ओझा को अंबड्समैन अपॉइंट किया गया है मनरेगा के अंडर। अंबड्समैन क्या होता है? जो मनरेगा के अंदर मजदूर है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, उसके अंदर लोगों की या जो मजदूर है उनकी ग्रीविनेंस यानी कि उनकी मुश्किलें या उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उसमें फैसला सुनाता है, उसे अंबड्समैन बोलते हैं। अंबड्समैन आरबीआई में भी होता है, हर एक सरकारी दफ्तर में अंबड्समैन होता है। तो एनजे ओझा को ऑल ओवर इंडिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि मनरेगा का अंबड्समैन बनाया गया है। एक्चुअल में पहले इस स्कीम का नाम नरेगा था, ये 2005 में बनी थी। पंजाब के पेपर में आता है नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कब किया गया, तो नरेगा से नाम बदल के मनरेगा किया गया बच्चों 2009 के अंदर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और अपॉइंटमेंट्स है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान, भारत के और दुनिया के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर। इन्हें एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है इंडिया यूके कल्चर एम्बेसडर के तौर पर। राजेश घेड़ा, जिन्हें डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है एनआईसी का, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का। इंडिया के डिप्लोमेट है अमनदीप सिंह गिल, इन्हें अपॉइंट किया गया है यूएन चीफ्स एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी को लेकर विचार विमर्श करने वाले एनवॉय होते हैं उनके हेड के तौर पर। भारत के 5 राज्यों में हाई कोर्ट के अंदर नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, पहले हैं जस्टिस विपिन संघई जो बने हैं चीफ जस्टिस बने हैं उत्तराखंड के।
नेक्स्ट है बच्चों जस्टिस अमजाद सैयद ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस एस शिंदे चीफ जस्टिस बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। ठीक है जी। नेक्स्ट है रश्मिन मनभरई छैया। ठीक है जी। ये गुवाहाटी असम हाई कोर्ट के अंदर है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनी है। उज्जल भैयन बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। फिर से बच्चों एक बार देख लेते हैं। जस्टिस विपिन शेंगाई चीफ जस्टिस उत्तराखंड। जस्टिस अमजाद सैयद हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट जस्टिस एस शिंदे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बने हैं। रश्मिन मनभरैया छैया ये असम के अंदर जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बने हैं। उज्जल भैयन ये चीफ जस्टिस बने हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ये रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है पब्लिश करी गई है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में दो चार बातें पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये बेसिकली ये एक रिपोर्ट है जो बताती है परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्कूल्स हैं उनमें से कौन सा स्कूल बहुत बढ़िया काम कर रहा है एजुकेशन के पर्पस से, उस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पब्लिश करी जाती है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर टॉप किया है। तीनों डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर पहले 3 स्थान हासिल करे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम है बच्चों सिक्कर, SIKAR सिक्कर। ये पूछ सकते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्ट में किसने टॉप किया है, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट ने जो कि राजस्थान में है। दूसरा है बच्चों झुंझुनू अजीब सा नाम है बट हाँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। और तीसरा है बच्चों जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। तो इस रिपोर्ट के जो तीनों टॉप डिस्ट्रिक्ट है वो तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट बच्चों राजस्थान में है। इस रिपोर्ट के 3 ग्रेड होते हैं। पहले ग्रेड को बोलते हैं बच्चों यानी कि जो सबसे टॉप ग्रेड के स्कूल्स होते हैं उन्हें दक्ष ग्रेड दिया जाता है। जो दूसरे नंबर पर होते हैं बच्चों उन्हें उत्कर्ष ग्रेड दिया जाता है। और बच्चों जो तीसरे नंबर पर होते हैं उन्हें अति उत्तम ग्रेड दिया जाता है। तो याद रहे राजस्थान के टोटल 24 ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें उत्कर्ष ग्रेड दिया गया है। दूसरे नंबर पर है पंजाब के 14 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें उत्कर्ष ग्रेड दिया गया है बच्चों। और तीसरे नंबर पर है बच्चों गुजरात के 13 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें उत्कर्ष ग्रेड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा समाप्त कर लेते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा पब्लिश करी जाती है। इस समय भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। बच्चों कौन है इस समय भारत के शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। ये बात हुई एक्स्ट्रा तौर पर आपको याद रखनी है। 3 ग्रेड दिए जाते हैं इसमें बच्चों। नंबर 1 पे है आपके पास दक्ष, नंबर 2 पे है उत्कर्ष और नंबर 3 पे है बच्चों अति उत्तम। क्लियर जी। और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट सिक्कर, झुंझुनू और जयपुर, इन तीनों ने इस लिस्ट के अंदर टॉप किया है। ओवरऑल पंजाब का जो स्थान रहा है प्यारे बच्चों वो दूसरे नंबर पर रहा है। ये ग्रेड जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें एजुकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसे असेस करता है, उसको असेसमेंट देता है। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो आप इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए। गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। और उसका सेकंड फेज यानी कि दूसरा चरण लॉन्च किया है इनमें से किस मिनिस्टर या किस मंत्रालय के द्वारा। सबसे पहले बच्चों गोल जो है यहां पर आप देख सकते हैं गोल, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी कि भारत की जो आदिवासी कबीलों को देखने वाली मिनिस्ट्री है उसका ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम उन्होंने
फेसबुक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। फेसबुक यानी कि जिसका नया नाम है मेटा, इस तरीके से आपको इनका नया सिंबल मिलेगा। क्लियर है? फेसबुक के साथ मिलकर इन्होंने गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर या फिर गोल कह लीजिए उसका सेकंड फेज लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। बच्चों गोल का मेन काम क्या है? जो हमारा ट्राइबल यूथ है उसमें किसी ना किसी तरीके की स्किल डालना, किसी ना किसी तरीके नाल उन्होंने सशक्तिकरण करना कि वो आपदी इंपावरमेंट खुद कर सके। चाहे डिजिटल लिटरेसी स्किल पानी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लीडरशिप क्वालिटी ਜਿਹੜੀ है भरनी है, मैंटोरशिप भरनी है। इस तरीके वास्ते ਜਿਹੜਾ स्कीम चलाया गया ਉਹਦਾ सैकेंड फेज ਜਿਹੜਾ लॉन्च किया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है। इस समय बच्चों इंडिया के मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर जे कोई पूछे कौन ने, तो बच्चों वो है ने अर्जुना मुंडे। अर्जुना मुंडे इस समय इंडिया के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। इस स्कीम के तहत सरकार का अनुमान है कि हम लोग 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है क्रिएट करेंगे। बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करेंगे, इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए ये 10-12 लोग हैं, इनमें आप लोगों ने किसी खास तरीके की स्किल को जन्म दे दिया है, तो ये 10-12 लोग मिलके आपस में ही अपने ही गाँव के अंदर, अपने ही घरेलू मैदानों के अंदर कोई ना कोई काम शुरू कर लेंगे जिससे ही अपना पालन पोषण कर सकते हैं। उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। यानी कि वो 10-12 लोग तभी मिलके कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे जब उनमें कोई स्किल होगी। दैट इज नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप। और सरकार का मानना है कि इस सेकंड फेज में हम लगभग 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करेंगे। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पूछा गया है इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हाल ही में एक नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान केंद्र ओपन किया है, जिसमें जो ट्राइबल अफेयर्स के लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कैसे डेवलप किया जा सके, उनकी हेल्थ को लेकर हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं, या फिर कोविड का जो टाइम है उनके लिए कैसे जो है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, इन सारी बातों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया है और ये ओपन किया है दिल्ली के अंदर। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे याद रखिएगा। बच्चों कुछ ट्राइबल फेस्टिवल है जो पंजाब के स्टैटिक जीके के पेपर में पूछे जाते हैं। ट्राइबल फेस्टिवल त्योहार, पहला ट्राइबल फेस्टिवल है बच्चों कर्मा। ये ट्राइबल फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है, बच्चों जरूर याद रखिएगा। एक ट्राइबल फेस्टिवल है बच्चों हॉर्नबिल, सुपर इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल। ये पीएसपीसीएल का जो सेकंड पेपर हुआ था मेंस का भी रिसेंटली, उसमें इसका क्वेश्चन आया है। तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ये भी एक फेस्टिवल है जो नागालैंड में बनाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों तीसरा ट्राइबल फेस्टिवल है बोरी बूथ, बोरी बूथ, ठीक है, बोरी बूथ कह लीजिए, ठीक है। ये फेस्टिवल बच्चों मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ मनाया जाता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों एक और फेस्टिवल याद रखना है वेंगला, वेंगल, वेंगल फेस्टिवल जो है मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय के अंदर एक पहाड़ियाँ हैं गैरो, गैरो की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पर एक आदिवासी कबीला रहता है गैरो ट्राइब, वो ये मनाता है। तो कर्म उड़ीसा के अंदर, हॉर्नबिल सुपर इंपॉर्टेंट है नागालैंड के अंदर, बोरी बूथ जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और वेंगल जो है मेघालय के अंदर मनाया जाता है। और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है? अभी रिसेंटली आपको बताया मैंने, अर्जुना मुंडे। ये बात भी आपको बच्चों याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, यूएन ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस करी है। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन, मीटिंग की है यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, यानी कि कित्थे हुई है या ਕਿਹੜੀ कंट्री मुरे सीगी इस सम्मेलन ਨੂੰ कराने वास्ते। तो बच्चों वो कंट्री थी कीनिया एंड पुर्तगाल, कीनिया एंड पुर्तगाल। ये जो मीटिंग हुई है बच्चों SDG, आराम से समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूएन ने कुछ गोल बना रखे हैं कि जितने भी मेरे मेंबर कंट्रीज हैं, यूएन के लगभग 193 कंट्रीज जो हैं मेंबर हैं, सारी कंट्री ने इन गोल्स को अचीव करना है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 14वां गोल है उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग हुई थी। अब आप कहोगे सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो 14वां गोल है वो क्या है? वो बच्चों है कंजर्व करना है। कंजर्व करने का मतलब असी बचाना है।
एंड सस्टेन्ड करना है। सस्टेन्ड मतलब बना के रखना है। किनू बना के रखना है तो किनू बचाना है? ओशियंस नू, साडे जेडे समुंदर्स ने, ठीक है, या फिर जेडे साडे सीज ने, ठीक है, समुंदर सागर, या जेडी साडी मैरीन लाइफ है, इनू बचाने वास्ते। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई है 2022, किसको लेकर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को लेकर, जिसमें कहा गया है कि हमें ओशियंस को बचाना है, हमें सीज को बचाना है, अपनी मैरीन लाइफ को बचाना है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है कीनिया और पुर्तगाल ने आपस में मिलकर होस्ट करी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एक और आपको कॉन्फ्रेंस याद रखनी है, यूएन क्लाइमेट चेंज बच्चों, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे हम बोलते हैं कोप 27। ये इजिप्ट में हुई है। ये कहां पर हुई है? इजिप्ट में हुई है, 2022 की ही न्यूज है। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 27 इजिप्ट में हुई है। और यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 28 ये 2023 में होगी। कोप 28 ये कहां पर होगी? 2023 के अंदर, और लोकेशन है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 27, ठीक है जी, ये 2022 में इजिप्ट में। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 28 2023 ये कहां पर होगी बच्चों? ये होगी यूएई के अंदर। आई होप ये सारी बातें आपको बच्चों क्लियर होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, अब मैंने कुछ ऐसी न्यूज निकाली है जिसको हम वन लाइनर न्यूज बोलेंगे बच्चों। वन लाइनर, स्ट्रिक्टली टू द पंजाब एग्जाम। आप इस पूरी वीडियो को देखो, अगर आपका एक भी डाउट बचा तो मैं जिम्मेदार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। पहली न्यूज है, इसमें पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड, यानी कि नियुक्त किया गया एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਉਰੇ ਮੈंने ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਇੰਡੀਆ टू द यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया रुचिरा कंबोज को। आर कंबोज बोल लो या रुचिरा कंबोज को। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, या फिर इनसे पहले कौन थे? उनका नाम था टीएस त्रिमूर्ति। तो हाल ही में रुचिरा कंबोज इंडिया की नई नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन बनी है एट न्यूयॉर्क के अंदर, और इन्होंने रिप्लेस किया है टीएस त्रिमूर्ति को। नेक्स्ट एक और न्यूज है बच्चों जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में एक देश का जो नाम है उसे चेंज किया है। पहले नाम था रिपब्लिक ऑफ टर्की, यानी कि TURKEY था। अब इसका नाम बदल के TURKIYE कर दिया गया है, ठीक है। टर्की की राजधानी है अंकारा। तो अंकारा की तरफ से यूएन को रिक्वेस्ट करी गई थी कि कृपया आप अपने यहाँ पर जो टर्की देश की स्पेलिंग है या हमारा जो नाम है उनको थोड़ा सा बदल लीजिए। हमने भी अपने देश का नाम थोड़ा सा चेंज किया है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में यूएन ने किस देश के नाम को अपने डाटाबेस के अंदर बदला है? तो वो टर्की है। टर्की की जगह टर्की कर दिया गया है बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। दोनों न्यूज बच्चों पूरी इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इसको करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है ब्लू ड्यूक को अपनी स्टेट बटरफ्लाई? हाल ही में भारत के किस राज्य ने ब्लू ड्यूक नाम की बटरफ्लाई को अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? वो है सिक्किम। एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली नैब तहसीलदार का पेपर हुआ था, उसमें भी सुपर कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तभी मैंने उठाया। परम अनंथा जो एक सुपर कंप्यूटर है उसे हाल ही में कमीशनड किया गया। कमीशन मतलब किदे विच जगह दिती गई है भी उरोहे काम करना शुरू करूंगा। परम अनंथा सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है IIT गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर गुजरात के अंदर परम अनंथा सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है। क्वेश्चन क्या आएगा, परम अनंथा क्या है? सुपर कंप्यूटर है, माइक्रोस्कोप है, कोई स्कीम है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है।
इवन इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था बच्चों वो था परम 8000। अगर आप कंप्यूटर की वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने लगभग 1 घंटा 40 मिनट की 3 पार्ट बनाए हैं कंप्यूटर के, जिसमें मैंने कंप्यूटर के लगभग 600 MCQ को विद थ्योरी डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेम द लॉन्गेस्ट टस्क। टस्क क्या होती है बच्चों? ये जो हाथी के दांत होते हैं इसको टस्क बोलते हैं, यहां पर आप देखिएगा, ठीक है। नेम द लॉन्गेस्ट टस्क एलिफेंट इन एशिया। एशिया का वो हाथी जिसकी सबसे लंबी टस्क थी, ठीक है, और हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बच्चों भोगेश्वरा। भोगेश्वरा ये इंडिया में है। इंडिया के अंदर एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है बंदीपुर नगर होल रिजर्व फॉरेस्ट, कर्नाटका। वहां पर एक रिजर्वायर है जिसका नाम है काबिनी, वहां पर ये रहता था और हाल ही में इसकी मृत्यु हो गई है। 70 साल का था ये, याद रखिएगा। और दुनिया में जितने भी जानवर हैं सबसे इंटेलिजेंट जानवर साइंटिफिक तौर पर एलिफेंट होता है, याद रहे। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन दोबारा सुनते हैं। एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टस्क वाला एलिफेंट 70 साल की उम्र में हाल ही में जिसकी मृत्यु हो गई है, ये इंडिया में था भोगेश्वर। और कहां पर था? बंदीपुर नगर होल रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, जो कि कर्नाटका में है। क्लियर है? इस हाथी को मिस्टर कैबिनी भी बोलते थे, मिस्टर कैबिनी भी बोलते थे। इंपॉर्टेंट न्यूज बच्चों, आई होप जरूर आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बच्चों एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है, समुद्री बेड़ा लॉन्च किया है। वैसे तो तीसरा है लेकिन पहला स्वनिर्मित फुल इंडिजीनियस का मतलब है स्वनिर्मित, यानी कि इस तो पहले 2 जो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर सी उन्हें या तो बाहरों बनवाए सी, बाहरों खरीदे सी। ये ओदा पहला स्वनिर्मित है। वैसे तीसरा है, ओदा नाम है फुजीन। बहुत ज़्यादा एडवांस है, मन्निया जाता हाले तक का दुनिया का सब तो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इनू उन्होंने लॉन्च किया है शंघाई के शिपयार्ड तो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। 14 दिन की एक मल्टी नेशन पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई है। ये लगभग 16 देशों की आर्मी ने हिस्सा लिता है, जिहदे इंडिया की आर्मी भी है, ठीक है। तो यह जी युद्ध अभ्यास हुई है 16 देशों की 14 दिन वास्ते मंगोलिया नामक देश हुई है। तो इस एक्सरसाइज का बच्चों नाम किया है खान क्वेस्ट 2022। तो क्वेश्चन आ गया 16 देशों की जी 14 दिन की मल्टी नेशन पीस कीपिंग युद्ध अभ्यास होया है, जिस इंडियन आर्मी ने, इंडियन मिलिटरी ने भी हिस्सा लिता है, वो कितने हुई है? मंगोलिया। की नाम है खान क्वेस्ट 2022। नैक्सट बच्चों ये भी न्यूज़ डिफेंस के नाल जुड़ी हुई है। इंडिया अते बांग्लादेश की ज्वाइंट मिलिटरी ट्रेनिंग हुई है या ज्वाइंट मिलिटरी एक्सरसाइज हुई है। ये हुई कित्थे है? बांग्लादेश के जाशोर मिलिटरी स्टेशन के उत्ते, ठीक है जी। 5 जून तो लैके 16 जून तक चली है। डेट छड्डना चाहो छड्ड सकते हो। और इस युद्ध अभ्यास का नाम रखा गया है एक्सरसाइज संप्रीति एक्स। एक्सरसाइज संप्रीति एक्स का क्वेश्चन आ गया इंडिया बांग्लादेश की जी हाल ही दे विच ज्वाइंट मिलिटरी एक्सरसाइज हुई है, युद्ध अभ्यास होया है संप्रीति एक्स, उहदा वैन्यू की सी? जाशोर मिलिटरी स्टेशन बांग्लादेश। नैक्सट इंडियन नेवी शिप INS, इंडियन नेवी शिप नूं INS बोलते हैं। इंडियन नेवी शिप 2 इंडियन नेवी शिप ने INS निशांक अते INS अक्षय। इन्हां ने इंडियन नेवी नूं 32 साल आपकी सेवा दी है। हुण ये फाइनली डीकमिशनड कर दिते गए। डीकमिशन का मतलब सेवा मुक्त कर दिते गए। तो यह कित्थों सेवा मुक्त किए गए ने? मुंबई के नेवी डॉकयार्ड तो, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड तो इन्हों विदायगी दे दी गई कि थैंक यू सो मच, तुसीं सानूं 32 साल सेवा दी है। ਐਵੇਂ नहीं भी कोई समुद्री जहाज ਜਿਹੜਾ सेवा मुक्त हो गया तो ਉਹਦੀ बिल्कुल केयर करनी ਛੱਡ देंगे, बकायदा ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਸ਼ਿਪ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ नेवल डॉकयार्ड तो INS निशांक ਅਤੇ INS अक्षय। आई होप बच्चों ये न्यूज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट। मैं होता एग्जामिनर तो 130% पेपर में डालता। सिटी इन विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह
उस शहर का नाम बताइए जिसमें भारत के केंद्रीय स्टील मंत्री ने एक 6 लेन हाईवे रोड का निर्माण शुरू किया है और ये जो 6 लेन हाईवे रोड है स्टील के वेस्ट से बनी है। स्टील स्लैग का मतलब स्टील वेस्टेज, यानी कि इंडिया च पहली सिटी जिथे 6 लेन 6 हाईवे रोड बनी है स्टील वेस्ट तो की है, ਉਹਦਾ नाम सूरत। क्लीयर है। तो ਇਹਦਾ उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने किया है। नैक्सट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक म्यूजियम बनाया गया आपके तरीके का, कस्टम ਅਤੇ जीएसटी म्यूजियम। कस्टम ਅਤੇ जीएसटी दोनों टैक्स ने, जीएसटी एक इनडायरैक्ट टैक्स है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरैक्ट टैक्स है, ये बारे तुसीं सुनिया होगा, ठीक है। म्यूजियम बनाया गया कस्टम एंड जीएसटी के नाम से, जिहदा नाम है, म्यूजियम का नाम है धरोहर, यानी कि धरोहर एक म्यूजियम है जिहदे विच नैशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम ਅਤੇ जीएसटी के रिकॉर्ड रखे जाएंगे। तो इनू लॉन्च किया है इंडिया के फाइनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने। तो यह कित्थे खुले है? गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, धरोहर जो हाल ही में एक म्यूजियम है कस्टम और जीएसटी का, इसे किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन ने। कहाँ पर? गोवा। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताइए जिसने जो मैंडेटरी डेथ पेनल्टी थी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी डेथ पेनल्टी सी, ਕਿਹੜੇ क्राइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਡਰ ਅਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ उस जगह ਦਾ ਨਾਮ बताओ जिथे संत कबीर अकैडमी एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत की है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है जी। ये शुरुआत की गई है 5 जून 2022 को। जगह का नाम है मग्गर गोरखपुर, यानी कि मग्गर गोरखपुर में देश के राष्ट्रपति ने संत कबीर अकैडमी एंड रिसर्च सेंटर ओपन किया है। ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर याद रखियो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूज़ है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है जी। दादा साहिब फाल्के नूं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं, कहते हैं जी पहली मूवी जी इंडिया च है वो इन्होंने प्रोड्यूस करी थी, इसलिए इन्हों फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। मुंबई के विच ये अवार्ड दिते गए हैं। असल दे विच ये अवार्ड फैबरी 2022 के विच अनाउंस होए सी, लेकिन इन्हों डिस्ट्रीब्यूट हुण किया गया जून के विच। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइस, लेकिन जे बेस्ट फिल्म अवार्ड पूछे शेरशाह। बेस्ट एक्टर अवार्ड दिता गया रणवीर सिंह नूं, किहड़ी मूवी वास्ते? फिल्म 83 वर्ल्ड कप 83 ते बनी सी 1983 के वर्ल्ड कप के उत्ते। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिता गया कृति सैनन नूं, उन्हां दी मूवी है मिमी, उन्हां वास्ते। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म्स, यानी कि भारतीय सिनेमा में बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो है आशा पारिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन, बेस्ट डायरेक्टर है केन घोष, ये भी याद रखिएगा केन घोष। इसमें अगर पूछे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाला, ये अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फिल्म इन इंडिया, आशा पारिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप आशा पारिक देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर पूछा जाए क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म सरदार उधम सिंह, क्योंकि सरदार उधम सिंह जो है कहीं ना कहीं पंजाब से रिलेट है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर द बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म के लिए किसे दिया गया है? सरदार उधम सिंह को, सरदार उधम सिंह मूवी को दिया गया है। बाकी ये सारी मूवीज मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2022 का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि वातावरण में कौन सा देश सबसे बढ़िया काम कर रहा है वातावरण को बचाने का, साफ सुथरा रखने का, उसमें पोल्यूशन कम करने का। 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसे प्रिपेयर किया है येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये इंडेक्स जो है बच्चों ये प्रिपेयर किया है। और इस इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पर जो कंट्री रही है डेनमार्क, जरूर याद रखिएगा। इंडिया का जो इंडेक्स का रैंक रहा है 180। इंडिया दुनिया की सबसे
जो बॉटम 8 कंट्रीज हैं जहां पर इन्वायरमेंट की ऐसी तैसी फिरी हुई है, उन 8 कंट्रियों में आता है। तो नंबर 1 कंट्री जहां पर इन्वायरमेंट सबसे बढ़िया है वो है डेनमार्क, नंबर 2 पे यूके, नंबर 3 पे फिनलैंड। पहले 3 याद रखिएगा। और इंडिया का रैंक है 180, बांग्लादेश 177, पाकिस्तान 176। तो अकॉर्डिंग टू 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? 180। विच कंट्री टॉप्ड इन द लिस्ट? डेनमार्क। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई हैं 2021 हुई बच्चों। ये 4 जून से लेकर 13 जून 2022 में है और इनका जो ग्रेड है वो 2021 का है। तो पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਆਂ ਨੇ? 4th ने बच्चों। कित्थे हुई ने? वेन्यू, सुपर इंपॉर्टेंट, ये पंचकुला हरियाणा के अंदर हुई हैं बेसिकली। 4 जून से लेकर 13 जून तक चली। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जिस स्टेट ने सबसे ज्यादा मेडल जीते वो है हरियाणा। हरियाणा ने टोटल 137 मेडल जीते, जिसमें से 52 तो हरियाणा ने सिर्फ गोल्ड मेडल जीते हैं। यानी कि नंबर 1 पे हरियाणा रही है स्टेट वाइज, नंबर 2 पे बच्चों रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल जो है 45 गोल्ड अवार्ड जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। नंबर 3 पे रहा है बच्चों कर्नाटका। कर्नाटका ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंदर बच्चों 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो क्वेश्चन 4 बनते हैं यहां से, चारों क्वेश्चन एक ही जगह पर हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किन्नवा एडिशन ने? सर चौथा। कित्थे हुई ने? हरियाणे च। केड़ी स्टेट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चैंपियन रही है? हरियाणा नंबर 1 पे, दूसरे ते महाराष्ट्र, तीसरे ते कर्नाटका। गोल्ड मैडल की संख्या छड्डना चाहो छड्ड सकते हो, याद रखना चाहो याद रख सकते हो, कोई इन्नी वड्डी गल नहीं हैगी। इस तो इलावा ये गेम्स एक होर कारणा करके भी इंपॉर्टेंट ने। यह पहलियां स्पोंसर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने, पहलियां स्पोंसर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने। यानी कि इस तो पहला वाली ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹੋਈਆਂ ਨੇ सरकार ने पैसे लाए सी, इस बार ਇਹਨੂੰ स्पोंसर किया है SBI ਅਤੇ PNB बैंक ने मिलके। तो पहली बार यह स्पोंसर्ड गेम्स हुई ने, ये गल तुसी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्लीयर बच्चों? फस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फस्ट एवर खेलो इंडिया यूथ गेम्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। इन्हों का एम की है, आ तुसी टेबल देख सकते हो प्यारे बच्चों, इन्हों का एम है, कदे पूछते नहीं, जस्ट एक रीड ले लो। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।